कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्योंकि सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा की ओर से दीपावली की छुट्टियों में 10th बोर्ड और 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडल पेपर जो है वो इस यूट्यूब चैनल पर सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं। तो अब हम मॉडल पेपर लेके आए हैं साइंस का। 10th कक्षा के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए साइंस का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आपको बताए जाएंगे और कुछ फैक्ट जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। कहां से लिखना है वो आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अपने कॉपी और पेन साथ में रखें और क्वेश्चनों को नोट करते जाएं और उसके बाद उसके आंसर जो है कुछ यहाँ बताएंगे, कुछ आपको कहां से लिखने हैं वो भी बता देंगे। क्योंकि 10th बोर्ड में लगभग सभी ने नोट्स बना रखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर है इस यूट्यूब चैनल पर सरस्वती शिक्षण संस्थान सुरपुरा की ओर से सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आज साइंस का जो मॉडल पेपर है वो लेके आए हैं। उसमें से एक मॉडल पेपर जो है ऐसा ही पैटर्न जो है आपको भर्ती परीक्षा जो आपकी होगी बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर उसमें लिखा जाएगा। सेम पैटर्न है मॉडल पेपर का और 2024-25 को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर को। तो अब ये मॉडल पेपर जो है पहला प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वो आप साथ साथ में नोट करते रहे, रफ कॉपी साथ में रखें। पहला प्रश्न है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। आंसर मैं यहां बताऊंगा, क्वेश्चन आपको लिखते जाना है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में कौन सा अम्ल होता है वो आपको बताना है। तो यहां पर ये स्टूडेंट दो बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे आपको दही का पूछा जाए दही में या पूछा जाए खट्टे दूध में, कई बार दही ऑप्शन आता है, कई बार खट्टा दूध ऑप्शन आता है। इन दोनों के अंदर दही में और खट्टे दूध में ये ऑप्शन आएगा। इसका जो आंसर होता है, जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में कौन सा नेचुरल अम्ल पाया जाता है तो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। अब आपको करना क्या है, आपको टेबल एक बनवा रखी है कोई प्राकृतिक अम्ल में, प्राकृतिक अम्लों की कि किन से कौन से अम्ल उत्सर्जित होते हैं, वो आपको पूरी टेबल जो है वो याद रखनी है क्योंकि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो यहाँ पर दही या खट्टा दूध जो है उसमें लैक्टिक अम्ल है। बाकी कमेंट में आप लिखे मुझे कि आपके लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ टाइप करता हूं कि चींटी का जो डंक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, इसका जवाब मुझे बताएं। अभी कमेंट करें, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाली स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। अब आपको बताना है कि एक इक्वेशन आपको देंगे, क्वेश्चन दोबारा से लिखें, आप रफ कॉपी साथ में रखें। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। अब कौन से यौगिक दे रखे हैं आपको, यौगिक दे रखे हैं Mg और Cl। ये यौगिक दे रखे हैं Mg और Cl, ये यौगिक दे रखा है। इनसे कौन सी द्विआधारी संयोजन अभिक्रिया बनेगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर नाम आया है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो आप सभी को जो भी 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सरस्वती शिक्षण संस्थान के स्टूडेंट है चाहे फिर अदर किसी स्कूल के स्टूडेंट है, उनको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया है, इसमें एक ट्रिक काम करती है, रूल काम करता है और वो है रूल किसका, 21 का। अब बच्चे सोच रहे होंगे 21 क्या है, सरस्वती शिक्षण संस्थान के बच्चे तो समझ गए होंगे 21 क्या है, बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनको भी बताएंगे 21 है क्या। 21 का मतलब ये है कि दोस्तों आपके पास दो अभिकारक आएंगे और वो दो मिलकर एक बनाएंगे। 21 का मतलब है दो मिलेंगे और बनाएंगे कितने, एक बनाएंगे, तो वो अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया। इसमें अभिकारक दो होते हैं। अभिकारक कितने होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। अभिकारक ज्यादा हो, दो अभिकारक मिलेंगे और क्या बना देंगे, एकल उत्पाद बने, एक उत्पाद बने, एक क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया आपको कि आप तो Mg, ये Mg और Cl2 से बताएं कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया बने। तो पहला अभिकारक हमारा Mg मैग्नीशियम, दूसरा अभिकारक है Cl2। अब इनसे कौन सा बने, अब अभिकारक जो है उनकी काउंटिंग तो हमारे पर डिपेंड करती है ना, तो मैं इसको क्या करता हूं, दो काउंटिंग दे देता हूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2MgCl2। और आपको पता होना चाहिए ये इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या है, क्लोराइड। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, ये जो होती है अकेला जो है वो क्लोरीन होती है,
अकेला नाम क्या इसका? अकेले का नाम है क्लोरीन, लेकिन जब ये किसी के साथ मिलता है तो ये क्लोराइड बन जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या नाम हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड नाम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो यहाँ पर आप संयोजन अभिक्रिया को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉडल पेपरों ने ये थोड़ा सा संकेत दिया है कि संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी चाहिए, और उसके जितने भी एग्जाम्पल है वो देखने चाहिए, और MgCl2 को संयोजन अभिक्रिया के द्वारा कैसे समझाएंगे ये आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। 2 क्वेश्चन है, रफ कॉपी में साथ में नोट करते रहे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों? क्वेश्चन लिख रहे हैं, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों? हीरा जो है विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो क्वेश्चन रफ कॉपी में साथ साथ में नोट करते रहें, और आंसर जो है वो भी सुनते रहें। एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें, ताकि अच्छी तरह से आप समझ पाए। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों? तो हीरा जो है, हीरा है, ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब हीरे की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, क्योंकि हीरे में एक कार्बन जो है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। अब ये जो बीच वाला कार्बन है वो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, और हमें पता है कि कार्बन जो है प्रकृति में, कार्बन जो है वो 6 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पर, और C से इसको डिनोट करते हैं। और इस कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन कितने? तो कार्बन के पास फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और हमें पता है कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही बंध बनाएगा। और कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां था। 4 फ्री थे, चारों के चारों काम लगे हुए, कोई तो बचा ही। और जब कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही, 4 फ्री थे, चारों के चारों काम में लग गए, क्योंकि एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। तो जिसकी वजह से कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचने के कारण ही कार्बन जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता है। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? ये भी कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है ग्रेफाइट में। अब जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो राउंड करेगा, चक्कर लगाएगा, घूमेगा, और जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे विद्युत बनती जाएगी। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, कार्बन नहीं करता है। तो इस प्रकार आप जवाब लिखेंगे, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों? तो जवाब में क्या लिखेंगे? क्योंकि हीरे की ज्यामितीय व्यवस्था में एक कार्बन, हीरे का प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए हीरे की ज्यामितीय संरचना में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जिसकी वजह से हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है। ठीक है, उसके बाद नोट करके क्या लिखेंगे? हीरा जो है इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42, इसलिए हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हल कर रहे हैं? अति लघुत्रात्मक क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, अब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? जो आवर्त सारणी में जितने नंबर पर आएगा वही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक। एटॉमिक जो नंबर है वो उतना ही। अब कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 पे, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 6 होगा। C से इसको डिनोट करते हैं। C से क्या करते हैं? डिनोट किया जाता है, और कार्बन के अंदर 6 परमाणु क्रमांक होता है। उसके बाद आप देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी? क्वेश्चन रफ कॉपी में नोट करते जाएं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम होता है क्या? नेफ्रॉन। एक नाम आता है नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई का नाम क्या है? नेफ्रॉन है। उसके बाद है क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? क्या क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो होता क्या है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का। फोकस दूरी, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, वो होता है वक्रता त्रिज्या बटा में 2।
इस फॉर्मूले से इन दोनों में रिलेशन होता है, स्मॉल f इक्वल कैपिटल R बटा में 2, ये एक संबंध होता है। इस संबंध से हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या फिर बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। तो ये दो रिलेशन यहां से मिलते हैं कि किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। ये इन दोनों में क्या है, संबंध है। उसके बाद है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या लिखना है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। अब इसने ये नहीं पूछा कि मुख्य अक्ष आपको दर्पण की चाहिए या मुख्य अक्ष आपकी लेंस की चाहिए, इसने तो ये बोला है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो यहां हम दो प्रकार की परिभाषा लिख सकते हैं एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए। हमारे पास ये एक प्रकार का दर्पण है और जिस दर्पण के बाहर की तरफ पॉलिश की जाती है उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। और ये हमारे पास एक लेंस है जो किनारों से पतला है, बीच में से मोटा है। इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब हमें क्या बताना, हमें मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बतानी है, मुख्य अक्ष की परिभाषा बतानी है। तो ये इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको P से डिनोट करते हैं ध्रुव, और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको C से डिनोट करते हैं प्रकाशीय केंद्र। दर्पण का मिड पॉइंट जो होता है वो होता है ध्रुव और लेंस का मिड पॉइंट होता है प्रकाशीय केंद्र। तो ध्रुव से गुजरने वाली एक ऐसी काल्पनिक रेखा, क्योंकि मुख्य अक्ष जो है वो रियल में लाइन नहीं, काल्पनिक कल्पना द्वारा की गई, किसी भी दर्पण में ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा या फिर किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस पर टकराती है, गिरती है। तो करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? सीधा सीधा क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिखवाया हुआ है और वही क्वेश्चन मॉडल पेपर में एग्जामिनरों ने आपके सामने रखा है। क्या बोला है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? तो क्या लिखेंगे, कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करती है तो एक समय में एक ही क्षण में दो दिशाएं बनती है और जो संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल रेखाओं की दिशा एक ही होती है, दो नहीं होती है। प्रतिच्छेद करेगी तो दो दिशा बनेगी और दो दिशा बनेगी, ये संभव नहीं होता। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद नहीं करती है जी। करती है क्या, नहीं करती। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान और लीजिए। इसमें क्या है, हमारे पास एक चुंबक है, क्या है, चुंबक, और चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक में होते हैं दो ध्रुव, एक होता है साउथ और एक होता है नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या क्वालिटी होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की क्वालिटी होती है कि ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है। ये चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होगी, उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होगी। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी, दक्षिणी ध्रुव पर खत्म, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से शुरू, दक्षिणी ध्रुव पर खत्म, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव से शुरू, दक्षिणी ध्रुव पर खत्म। ये किसकी विशेषता है, ये है चुंबकीय बल रेखा। लेकिन चुंबक के बाहर का दृश्य जो है वो उत्तरी चुंबकीय बल रेखा है, नॉर्थ से साउथ की हो जाएगी। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, चुंबक के अंदर प्रोसेस अलग होती है, वहां पर साउथ से नॉर्थ जाते हैं। चुंबक में बाहर जो चुंबकीय बल रेखा आपको दिखाई दे रही है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जहां तक इसकी रेंज है वहां तक तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ हो जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर की प्रोसेस क्या है, साउथ से नॉर्थ। चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नॉर्थ से साउथ। तो इसलिए ये कभी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये मान लो कोई चुंबकीय बल रेखा है और ये दूसरी चुंबकीय बल रेखा, तो ये इसका कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर दो दिशा बन जाएगी और दो दिशा बन जाना चुंबकीय बल रेखा के अंदर संभव नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आगे वाला क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखें। पर्यावरण में जो विघटन करते हैं, पर्यावरण का जो विघटन करते हैं, उन जीवों की क्या भूमिका है। अब पर्यावरण के अंदर है, पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसके अंदर विघटन करने वाले भी कई हैं।
क्योंकि मुख्य रूप से पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया, एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। दो भागों में बांटते हैं, एक जैव घटक और दूसरे अजैव घटक। अब पर्यावरण का विघटन कौन करते हैं, जो सड़े गले पदार्थों का विघटन करते हैं। अब उसके अंदर आते हैं एक तो बैक्टीरिया, क्या आते हैं बैक्टीरिया, और दूसरे आते हैं अपघटक, तीसरे आते हैं निम्नीकरण पदार्थ। अब ये जो पदार्थ है वो पर्यावरण के अंदर क्या करते रहते हैं, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका होती है। अब इनकी क्या जो भूमिका है वो आप सभी को लिखवाया हुआ अच्छी तरह से, और बुक्स में भी अच्छी तरह से दे रखा है, उसको रीड करें। क्योंकि इस प्रकार यहाँ मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराने का मतलब यही है कि आपको ये एहसास हो जाए कि आपने जो तैयारी की है 4 महीने तक, उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। जो आपको लिखवाया है, जो नोट्स बनाए आपने, और जो भी बुक्स के अंदर है, उस पर पूरा विश्वास रखें और कंटिन्यूस तैयारी करते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से आपको रूबरू करवाया जा रहा है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे कुछ अति लघुत्तरात्मक। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों पर। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें यौगिक एक्स। क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, इसको आगे वाला क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाएं। यौगिक और यहां पर लिख रखा है एक्स, मतलब उस यौगिक का नाम बताना है। यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। उस यौगिक का नाम है ना जो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए करता है। अब इसने बोला एक्स यौगिक का नाम लिखिए, उसकी अभिक्रिया लिखिए और अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो मतलब 3 काम है। अब ये कहां से मिलेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको मिलेगा चैप्टर धातु व अधातु के, धातु और अधातु में ये सीधा क्वेश्चन है, वो आपसे रूबरू करवाया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन धातु अधातु चैप्टर के अंदर जो बुक्स के पीछे वाला क्वेश्चन है वो सीधा क्वेश्चन अपलोड किया गया है। यौगिक एक्स का नाम लिखना है और उसका एल्यूमिनियम के साथ यूज कर उसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में किया जाता है, उसका नाम लिखना है। अब रेल की पटरी आपने देखी किसकी होती है, लोहे की बनी होती है। रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम आपको लिखना है। तो आशा करते हैं कमेंट में आप जरूर लिखेंगे इसका नाम। नेक्स्ट है, आगे वाला क्वेश्चन लिखें विकृत गंधिता को समझाइए। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है विकृत गंधिता को समझाइए। ये क्वेश्चन है विकृत गंधिता। अब ये जो क्वेश्चन कहां से उठाया है, विकृत गंधिता, ये क्वेश्चन उठाया गया है अम्ल और क्षार लवण चक्र से। अम्ल क्षार लवण चक्र से विकृत गंधिता का क्वेश्चन लिखवाया हुआ है। सीधी डेफिनेशन आपको वहां पर लिखाई हुई है नोट्स के अंदर कि विकृत गंधिता क्या होती है। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे सरस्वती शिक्षण संस्थान के नहीं है, तो उनके लिए अगर वो भी इसका पूरा पीडीएफ वगैरह चाहे तो वो कमेंट में लिख सकता है, तो उसका पूरा सोल्यूशन जो है वो आपको किस प्रकार के डेफिनेशन है, नोट्स वगैरह जो है वो आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको पूरे नोट्स साइंस के उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो विकृत गंधिता जो है वो यहाँ, अब जैसे आप देखते हैं विकृत गंधिता का मतलब लिखिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको चिप्स का। चिप्स देखिए सभी, अब चिप्स में क्या होता है, चिप्स की थैली बहुत बड़ी लंबी चौड़ी होती है, और जब चिप्स 10 रुपए हम लगाते हैं या 15 रुपए लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर मिलता क्या है, 4 चिप्स 5 चिप्स मिलती है, और पैकेट बहुत लंबा चौड़ा मिलता है। ऐसा लगता है पता नहीं चिप्स कितने रुपए की हमने खरीद ली, लेकिन इसमें भरी क्या होती है, Na2 नाइट्रोजन भरी होती है, जिसकी वजह से उसमें क्या आती है, फुलावट आती है। विकृत गंधिता के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी अच्छी डेफिनेशन भी है, 2-3 डेफिनेशन आपको लिखाई हुई है, उसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम लिखिए। 5 आपको लिखाए हुए थे, 5 लिखाए हुए थे, 4 बच्चे इसमें, 4 प्रक्रियात्मक
समूहों के नाम लिखिए। अब ये नया नाम कहां से आ गया है? प्रक्रियात्मक समूह, ये नया वर्ड आया कहां से, क्या है? अब देखते हैं इसके लिए एक दो उदाहरण देख लेंगे। अब जैसे मान लो मैंने एक सीरीज लिखी CH3 CH2 और यहां मैंने लिया Br। अब ये जो नया जुड़ा, जैसे सीरीज CH3 की चल रही, बीच में Br जुड़ गया। अब जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 यहां पर मैंने OH लिखा। अब ये जो शब्द जुड़े हैं नए, यहाँ पर Br जुड़ा है, OH जुड़ा है, मतलब Br का मतलब ब्रोमो जुड़ गया, OH का मतलब ओल जुड़ गया, OE का मतलब जुड़ जाता है, यहीं पर नेल जुड़ जाता है, ओन जुड़ जाता है, कीटोन, एल्डिहाइड्रेट, एल्कोहल और हेलोजन ग्रुप, ये जो ग्रुप होते हैं